नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बिहार में चुनाव अंतिम पीक पर है। 6 तारीख को पहले चरण का मतदान है। आज की 3 और 4 ये 2 दिन प्रचार के हैं। लेकिन यूपी, केरल और महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव भी मुंह पे आए हैं। कल मुंबई में ठाकरे बंधुओं के साथ इंडिया गठबंधन का जो जनसैलाब उमड़ा चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर, नहीं होना वहां पर पुरानी मतसूची जिसमें बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा और वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, उसी पे स्थानीय निकाय के चुनाव करवाने का संकल्प जब चुनाव आयोग ने किया तो उसके खिलाफ पूरा मुंबई जनसागर पूरा भूतो न भविष्यति सामने आया। इसी स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के राजनीति में घमासान मचा है। खासकर क्योंकि फर्जी मतदाता सूची पे ही चुनाव करवाना है, तो एनडीए गठबंधन के जो महायुति के नाम से वहां जानी जाती है, वहां पे हर एक को लगता है कि बटेर मेरे ही हाथ में आनी चाहिए। एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या भाजपा हो, 130 विधानसभा में सीट आने के बाद भाजपा ये भूल जाती है कि लोगों ने उनको सिंगल डिजिट पे लोकसभा में 48 सीटों में से 9 सीटें दी थी मात्र। लेकिन फिर चुनाव आयोग का आशीर्वाद, फर्जी मतदान के जो आरोप है, उसको देखते हुए बीजेपी एकाएक जहां 9 लोकसभा थी, लेकिन विधानसभा में 130 पे आई और उसे लगता है कि मैं सबसे बड़ा भाई हूं, तो हर जगह मेरी भाईगिरी चलेगी। जब से देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली, तब से भाजपा वर्सेस अजित पवार राष्ट्रवादी, भाजपा वर्सेस एकनाथ शिंदे शिवसेना, शिवसेना वर्सेस राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी वर्सेस भाजपा, ये तीनों के बीच में हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में जो संघर्ष है वो पीक पर है। संघर्ष यहां तक पीक पर आया कि देवेंद्र फडणवीस के लाडले और जो मोहन साहब है, सांसद है पूना से, वो मंत्री है, राज्य मंत्री है मोदी जी के कैबिनेट में। उनको एक लैंड स्कैंडल उनका ओपन हो गया और वो सौदा रद्द करना पड़ा। करीब-करीब जो चर्चा है 3000 आरोप जो है 3000 करोड़ की जमीन मात्र 230 करोड़ में खेल हो रहा था। और जब मैं पूना गया तो मुझे चर्चा ये भी सुनाई दी कि इस खेल में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के नज़दीकी लोग भी थे। चर्चा है, आरोप है, कितना तथ्य है मैं तो नहीं जानता। लेकिन आरोप है कि जो 230 करोड़ रुपए थे वो किसी नागपुर वाले के थे। वो भी एक छुपा हुआ चेहरा था इस डील में। लेकिन शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पुणे अध्यक्ष ने धैर्यकर ने वो पूरा मामला ही फुस कर दिया और ये झगड़े हर जगह चल रहे हैं। लेकिन जो नया समीकरण बना कोंकण में, यदि महाराष्ट्र को मोटे तौर पे यदि अपन डिवाइड करें, तो नीचे विदर्भ है, नागपुर क्षेत्र, फिर संभाजीनगर यानी पुराना औरंगाबाद वो मराठवाड़ा है। गुजरात से सटा हुआ जो क्षेत्र है वो खानदेश कह सकते हैं आप, नासिक से लेके नीचे जलगांव तक, धुलिया तक। फिर मुंबई अपने आप में है, पश्चिम महाराष्ट्र है जो पुणे से लेके कोल्हापुर तक जाता है और एक कोंकण है। कोंकण ये शिवसेना का गढ़ हुआ करता था। कोंकण वासी ही थे जिन्होंने शिवसेना को मुंबई में स्थापित किया था। उस कोंकण में बहुत पुरानी शिवसेना के लोग कुछ राष्ट्रवादी पार्टी के साथ चले गए,
तो अभी मैं कोंकण की बात करूँ तो वहाँ पर पलड़ा भारी है शिवसेना का, यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना का भी एक चंक है, एक चंक उद्धव का भी बहुत बड़ा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने सुनील तटकरे की वजह से वहाँ डेंट मारा। भाजपा अपनी दयनीय स्थिति में नारायण राणे और उनके 2 बच्चों के सहारे अपनी नाव कोंकण में छोड़े हुए है। कोंकण में भी घमासान है। लेकिन डायरेक्ट हिट में इसको हमने इसलिए लाया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, इन दोनों ने मिलकर कोंकण में स्थानीय निकाय के चुनाव, यानी जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएं, यहां चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ये बड़ा विपरीत कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन। ऐसा ही एक डेडली कॉम्बिनेशन पहले पिंपरी चिंचवड ने या पुणे में अजित पवार ने किया था। विपरीत विचारधारा के लोगों को इकट्ठा लाया था, उन्हें पुनः पैटर्न कहा जाता था। लेकिन इस कोंकण पैटर्न ने अजित पवार के सभी के माथे पे पसीना लाया, खासकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे। क्या एकनाथ शिंदे को अलग-थलग करने का एक प्रयास था? क्या अजित पवार को कहीं न कहीं बीजेपी से भी अंदरूनी ग्लीन ग्रीन सिग्नल था? क्या ये दिल्ली और मुंबई की लड़ाई है, क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली एकनाथ शिंदे के सर पे हाथ रखे हुए है और मुंबई एकनाथ शिंदे से असहज है? इन कई खबरों के बीच में जब ये कोंकण से खबर आई, तो मुझे लगा कि इसको विश्लेषण में लेना ज़रूरी है। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव के पहले बड़ा खेल होता दिखाई दे रहा है। यहाँ रायगढ़, यानी कोंकण का एक जिला में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने गठबंधन कर आगामी स्थानिक चुनाव साथ में लड़ने का ऐलान किया गया है, जिससे मुकाबला और रोमांचित हो जाएगा। महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। यहाँ सत्ताधारी महायुति, यानी फडणवीस, शिंदे, अजित पवार सरकार और विपक्ष महाविकास आघाड़ी दोनों की अपने-अपने स्तर पर रणनीति बनाने में जुटे हैं। इसी बीच एक बड़ा राजनीतिक मोड़ सामने आया है। खबर है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार के गुट ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ गठबंधन करने की औपचारिक घोषणा की है। यह निर्णय रायगढ़ जिले के करजत में हुआ, जहां एक अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद अब यह तय हो गया है कि जिले में आगामी जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद चुनाव दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। रायगढ़ में पिछले कुछ समय से शिवसेना, शिंदे गुट और राष्ट्रवादी अजित पवार गुट के बीच में राजनीतिक संघर्ष जारी है। इस विवाद को पालक मंत्री पद के विवाद ने और तीखा बना दिया। पालक मंत्री महाराष्ट्र में अभी भी रायगढ़ जिले के पालक मंत्री पे प्रश्न चिन्ह है। हमारे यहाँ पूरे महाराष्ट्र में पालक मंत्री घोषित होने के बाद नासिक जिला, जहाँ अजित पवार चाहते थे क्योंकि उनके ज्यादा विधायक थे, और कोंकण का रायगढ़, जहाँ सुनील तटकरे की बेटी को वहाँ पे पालक मंत्री घोषित किया गया था। वो मसला बिल्कुल गले नहीं पड़ा, क्योंकि कोंकण ये अपनी जागीर या अपने फुटप्रिंट समझते हैं एकनाथ शिंदे। उन्हें लगा कि कोंकण में हम ओरिजिनल शिवसेना, यदि हमको चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया, तो फिर वाक़ई उनको लगा कि वो ओरिजिनल शिवसेना ही है। तो इसलिए कोंकण में अपना सिक्का जमाने के लिए उनके तरफ से गोगावले और सुनील तटकरे, इसके बीच लगातार घमासान हो रहा था। अजित पवार सुनील तटकरे को किसी भी हालत में अलग नहीं कर सकते, क्योंकि लोकसभा में एक सीट जो अजित पवार को मिली वो सुनील तटकरे की थी, और सुनील तटकरे ने ही अजित पवार गुट का झंडा कोंकण में बुलंद रखा है। ऐसे में अब राष्ट्रवादी के सांसद सुनील तटकरे और शिंदे गुट के नेता भरत गोगावले के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वहीं कर्जत क्षेत्र में शिवसेना गुट और अजित पवार गुट के नेता में भी तीव्र मतभेद सामने दिखाई दिए। शनिवार को रेडिसन ब्लू होटल में आयोजित बैठक में दोनों दल के प्रमुख नेता एकजुट हुए, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस की जिलाध्यक्ष सुधाकर घरे, भरत भगत, अशोक भोपतराव, श्रीपाद श्रीखंडे, दीपक श्रीखंडे, शिवसेना उद्धव गुट के उप जिला प्रमुख नितिन सावंत, भीवसेन बेड़ेकर, प्रदीप ठाकरे सहित कई पदाधिकारी उपस्थित हैं। पिछले चुनाव में सुधाकर घारे
ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। लेकिन उन्हीं मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। वहीं नितिन सामंत ने उद्धव ठाकरे गुट से चुनाव लड़ा था और तीसरे स्थान पे रहे। अब दोनों नेताओं ने मिलकर आगामी चुनाव संयुक्त रूप से मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। उनका मानना है कि एकजुट होके लड़े तो एक बड़ी जीत मिल सकती है। इस गठबंधन के बाद शिवसेना शिंदे गुट के सामने अब रणनीति के नए सिरे से तैयारी करने की चुनौती होगी। रायगढ़ जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील जिले में यह गठबंधन आगामी चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना सकता है। अब इसमें 2 बातें प्रमुखता से जो आपके भी मन में आई होगी। महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस क्या सोचेगी और राष्ट्रवादी शरद पवार क्या सोचेंगे यदि शिवसेना उनके पास गई तो? राष्ट्रवादी का जो ताकत थी वो सुनील तटकरे थी। यदि सुनील तटकरे ही अजित पवार के पास गए तो राष्ट्रवादी के पास वहाँ ज़्यादा ताकत भी नहीं है। इसलिए वो एक शिव वहाँ पे अ, उद्धव ठाकरे को साथ दे, ये एक हो सकता है। कांग्रेस वैसे भी कोकण से नष्ट हो गई है। कांग्रेस ने खुद कोकण में अपने आप को शहीद करवा दिया। नहीं तो एक समय था कि ए.आर. अंतुले कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। इंदिरा गांधी को फिर से कांग्रेस से निकाल ले जाने के बाद इंदिरा गांधी को फिर से खड़ा करवाने के लिए जो ताकत पीछे लगाई थी, वो इंदिरा कांग्रेस के पहले जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान अंतुले थे, बाद में वो मुख्यमंत्री भी बने। उस कोकण में अब कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं है। ये कांग्रेस की अपनी अंदरूनी राजनीति जिसने कोकण को खत्म कर दिया। जिन नेताओं का वजूद नहीं है, उनको अहमियत दी गई और वजूद जिनका है, वो फिर इधर-उधर चले गए। इसलिए उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। रही भाजपा, भाजपा के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को फिर से एक लीज़ ऑफ लाइफ़ कोकण में मिलेगी। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है, पूरी ताकत लगाएगी क्योंकि कोकण में फिर से अपना सिक्का जमाने में उन्हें मदद मिलेगी। लेकिन उदय सामंत से लेके बाकी जो नेता है कोकण में, जो वजूद रखते हैं, उनके लिए एक कड़ी चुनौती होगी। नारायण राणे बीजेपी नारायण राणे के भरोसे खेलती है, लेकिन नारायण राणे का वजूद करीब-करीब खत्म ही हो गया है। वो एक पैच तक सीमित है और वहाँ पे भी यदि कंबाइन सब लड़े, तो वहाँ पे भी बीजेपी को मार खा सकता है। ये सवाल कोकण में गठबंधन होने का नहीं है। घर में बुढ़िया मर गई, इससे ज़्यादा दुःख इस बात का है कि मौत ने घर देख लिया। कोकण का ये गठबंधन यदि बाकी जगह ऐसे ही विपरीत गठबंधन होते रहे, तो क्या तो महागठबंधन, क्या तो महायुति, क्या तो इंडिया और क्या तो एनडीए। क्या दोनों गठबंधन में स्थानीय निकाय के चुनाव में पूरा बिखराव होगा? दोनों गठबंधन में यदि मैं बात करूँ महाराष्ट्र में, तो शिवसेना और शरद पवार का वजूद कांग्रेस से कहीं ज़्यादा है। कांग्रेस को भले ही वहाँ 15 सीटें मिली है लोकसभा की, लेकिन कांग्रेस की स्थिति वहाँ मात्र 1 लोकसभा सीट की थी, जो चंद्रपुर की स्वर्गीय धानोरकर की थी, अब उनकी पत्नी वहाँ से है। बाकी सब ये उधार के सिंदूर पे है। और बीजेपी जो अपने आप को पूर्ण महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी स्थापित कर गई है, क्या उसके मंसूबे को पड़ीता लगेगा? डायरेक्ट हिट इसमें मुझे बीजेपी होती हुई दिखाई दे रही है। मामला बहुत ही छोटा है, एक जिले के लेवल का है, लेकिन समीकरण ये भी बन सकते हैं, ये उदाहरण बहुत घातक है बीजेपी के लिए। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्च।